Ji, Bismillah Rahman Rahim. So we start class formally now. So today, first of all, we will talk about coherence के coherence क्या है। तो कल हमने यूनिटी के बारे में जिक्र किया था कि यूनिटी क्या चीज़ है, और उस पर हमने काफ़ी टाइम भी स्पेंड किया था, यूटिलाइज किया था। तो यहाँ पे आपको यूनिटी के बारे में कुछ पता होगा, ठीक है, कि हम यूनिटी किस तरीके से मेंटेन करेंगे, किस तरीके से लेके चलेंगे, और यूनिटी की वायोलेशन किस तरीके से होती है। तो ये सारे कंपोनेंट्स आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गए हैं, ठीक है। उसके अलावा आज हम जिस कंपोनेंट पे जिक्र करेंगे वो भी हकीकत में देखें एड ऑन है यूनिटी का। यूनिटी हो, कोहेरेंस हो, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये अलग नहीं है, ठीक है। तो ये इंटरकनेक्टेड हैं। यूनिटी को मेंटेन करेंगे तभी आप कोहेरेंस अचीव कर पाएंगे, कोहेरेंस को मेंटेन करेंगे तभी आप यूनिटी अचीव कर पाएंगे। अदरवाइज उसके बिना, यूनिटी के बिना कोहेरेंस नहीं है, कोहेरेंस के बिना यूनिटी नहीं है। अब कोहेरेंस है क्या चीज? अभी आपको यहाँ पे ये जो तस्वीर नजर आ रही है, तो ये देखें यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है, और यहाँ पे आपको ये गैप नजर आ रहा है। तो यूनिट मतलब ये कि कोहेरेंस की यहाँ पे ये जो गैप आ रहा है ये शो कर रहा है कि यहाँ पे कोहेरेंस का इशू है। तो अब हम इस तरीके से देखेंगे कि ये जो गैप है यहाँ पे किस तरीके से फिल हो, इट मीन्स के राइटिंग में किस तरीके से हम फिल कर सकें, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, sentence has a coherence when the various parts follow one another in an order which makes their relationship clear. तो it means कि अगर हम देखें तो coherence is all about According to progress. correct handling of matters of unity, parallelism and subordination contributes to coherence। तो कल आपने देखा कि पूरी यूनिटी के बारे में कि किस तरीके से हम इसको लेके चले थे, ठीक है। तो अब वहां पे हमने पैरेललिज्म के बारे में जिक्र किया था, वहां पे हमने सबऑर्डिनेशन के बारे में जिक्र किया था। इन तमाम कंपोनेंट्स ये जितने भी थे ये यूनिटी के थे। तो यही कंपोनेंट्स अगर आप देखें तो ये आपको कहाँ पे मिलेंगे, यही कोहेरेंस में मिलेंगे। इट मीन्स कि अगर आप यूनिटी को मेंटेन करेंगे तो आप कोहेरेंस में आ जाएंगे। अगर आप कोहेरेंस को मेंटेन नहीं करेंगे तो फिर यूनिटी में फॉल नहीं करेंगे। तो ये चीजें क्या हैं, इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, एक चीज दूसरी चीज से क्या है, जुड़ी हुई है। आप कोहेरेंस आप किस तरीके से मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। कल की तरह जिस तरीके से हमने यूनिटी में 4 to 5 जो हैं इश्यूज देखे, अगर आप उनको हैंडल करें तो वो हल हो सकते हैं, तो इसी तरीके से कोहेरेंस में भी ये चीज है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आप कि कोहेरेंस में 4 pitfalls which must be avoided at all costs। अगर वो इश्यूज, ये जितने भी 4 के 4 इश्यूज हैं, अगर ये आप हल कर दें, इनको सॉल्व कर दें, तो ये खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर आपकी कोहेरेंस मेंटेन हो जाएगी, आपकी यूनिटी भी मेंटेन हो जाएगी, अल्टीमेटली आपकी इफेक्टिव सेंटेंस राइटिंग शुरू हो जाएगी। यहाँ पे देखें, सबसे पहले अगर आप देखें वीक, जनरल और एम्बिगुअस रेफरेंस ऑफ प्रोनाउन, ठीक है, और उसके बाद स्प्लिट कंस्ट्रक्शंस, उसके बाद यूज ऑफ मिक्स्ड कंस्ट्रक्शंस एंड मिक्स्ड फिगर्स ऑफ स्पीच, और नीडलेस शिफ्टिंग फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ व्यू टू अनदर। तो ये 4 एलिमेंट्स हैं जो आपने
अवॉइड करने हैं, ठीक है, सही तरीके से मेंटेन करने हैं, ये इश्यूज रिजॉल्व करनी है, तभी जाके आप कोहेरेंस लेके आ सकते हैं अपनी राइटिंग में, ठीक है। अब वीक, जनरल और एम्बिगुअस रेफरेंस ऑफ प्रोनाउन किस तरीके से। सबसे पहले आप देखें, अहमद साह बासित एंड जाहिद यस्टरडे एंड ही सेड दैट ही एट द मनी। तो आपको लगता होगा बेजार के इसमें कोई गलती नहीं है। तो अब ये जो ही है, ये किसको रेफर कर रहा है, अहमद को कर रहा है, या ये ही जो है बासित को रेफर कर रहा, या जायद को रेफर कर रहा, किसको कर रहा है। और इसी तरीके से ये ही प्रोनाउन है ना, प्रोनाउन का क्या काम होता है, ठीक है, इट्स रेफरेंस ऑफ नाउन। तो ये किसको रेफर कर रहा है, कौन से नाउन को रेफर कर रहा है। तो यहाँ पे तो देर आर थ्री नाउन्स, अहमद, बासित एंड जाहिद। तो ये क्लियरिटी नहीं हो रही। तो इस तरीके से आपने क्या करना है कि क्लियर करना है कि भाई अहमद साहब बासित एंड जाहिद यस्टरडे एंड ही सेड ही एट द मनी। अभी बासित के पास है, जाहिद के पास है, भाई किसके पास पैसा। My aunt's cat was crippled and she was never the same again. My aunt's cat was crippled, ठीक है। अब aunt, my aunt's cat was crippled and she was never the same again। अभी she किसको रिप्रेजेंट कर रहा, aunt को या aunt की cat को, ठीक है। हो सकता है कि aunt ट्रॉमा में चली गई हो, उसकी वजह से cat cripple हुई हो, ठीक है, या cat को इतनी चोट आई हो कि वो जो है शी विल नेवर बी द सेम अगेन, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, क्लियरिटी लेके आएंगे। शी पुट द कंप्यूटर ऑन द टेबल विच हर सिस्टर बॉट। अब इसकी बहन टेबल लेके आई या कंप्यूटर लेके आई, वो बात क्लियर नहीं हो रही, ठीक है। वो जो कंप्यूटर लेके आई उसको ये रेफर कर रहा है कि उसकी बहन लेके आई थी, या टेबल इसकी सिस्टर लेके आई थी। तो यहाँ पे रेफरेंस ऑफ प्रोनाउन आपने क्या करना है, क्लियर करना है कि भाई ये किस तरीके से होगा। उसके बाद आप देखें कि स्प्लिट कंस्ट्रक्शंस, ठीक है। अब स्प्लिट कंस्ट्रक्शंस पे और भी एग्जांपल्स आगे आएंगे, तो हमने यहाँ पे इस पे इतनी डिटेल नहीं रखी, तो आप लोगों के लिए मैंने एक ही एग्जांपल यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये आगे भी आएंगे, ऐसे पढ़ेंगे उसमें आएगा। और उसके अलावा हम जब प्रेजेंट कंपोजिशन पे आएंगे तो वहाँ पे कुछ चीज़ें न्यू आ जाएंगी। द बैट्समैन स्टार्टेड टू विशियसली हिट द स्टंप्स, ठीक है। द बैट्समैन स्टार्टेड टू विशियसली हिट द स्टंप। तो हम कहते हैं कि भाई आप खामखा स्प्लिट ना करें कंस्ट्रक्शन को। स्प्लिट तभी करते हैं हम कंस्ट्रक्शन को जब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस हो, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अप्रोच हम एडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे ये एडवर्ब हमने यूज किया है। एडवर्ब का क्या काम होता है, या तो वर्ब को क्वालिफाई करे, या फिर ये जो है एडवर्ब को क्वालिफाई करे, या फिर एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे, ठीक है। तो ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो इन्फिनेटिव को इसने तोड़ दिया, टू हिट को। अभी ये तो इस वर्ब को क्वालिफाई इसको करना चाहिए, मगर यहाँ पे देखें आप इसका हाल, ठीक है। द बैट्समैन विशियसली पहले आएगा, इसको क्वालिफाई करेगा, स्टार्टेड टू हिट द स्टंप्स। द बैट्समैन विशियसली स्टार्टेड टू हिट द स्टंप, ठीक है। तो यहाँ पे जो इम्प्रूव्ड वर्जन है वो ये है। तो ये बेहतर वर्जन है आपने इस तरीके से। तो इसी तरीके से जो सब्जेक्ट के साथ वर्ब है, बीच में आप कभी कभी कंस्ट्रक्शन देते हैं, तो अगर वो इन एपोजिशन है, इन रेफरेंस टू सब्जेक्ट है, तो फिर ठीक है। अगर ऐसे ही आपने इजाफी दी है तो उसको अवॉइड करें अगर गैर जरूरी है, ठीक है। क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब जब एक दूसरे के साथ होते हैं वो ज्यादा अच्छे लगते हैं। उसके अलावा नीडलेस शिफ्टिंग फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ व्यू टू अनदर, ये जो पॉइंट नंबर 3 थी, मिक्स्ड कंस्ट्रक्शंस, मिक्स्ड फिगर्स ऑफ स्पीच, ये तो हमने कल कर दिया था जब हम पैरेललिज्म को स्टडी कर रहे थे। तो लास्ट पॉइंट जो इसमें है, नीडलेस शिफ्टिंग फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ व्यू टू अनदर, तो हम हमेशा आप लोगों को कहते हैं कि आप इनमें जो है मेंटेन करें। क्या आपने मेंटेन करना है कि यूनिटी मेंटेन करें। आप कभी भी एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट मतलब डायग्रेशन ना करें, जंप ना करें।
अगर आप यूनिटी मेंटेन नहीं करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा कि आपके इफेक्टिव सेंटेंस राइटिंग का इशू आ जाएगा, क्या वो आपकी मेंटेन नहीं हो पाएगी। ठीक है। एमलेस शिफ्टिंग फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ व्यू टू अनदर विल डिस्ट्रॉय कोहेरेंस इन अ सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें तो अब किस तरीके से होता है एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट को शिफ्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने है, हम देखेंगे कि मिसाल के तौर पे कंपाउंड सेंटेंस है, एक क्लास आपने एक्टिव वॉइस लिख लिया और दूसरा क्लास आपने पैसिव वॉइस लिख लिया, या कोई और कंस्ट्रक्शन है तो उसमें आपने एक ही सेंटेंस के अंदर ये दोनों मिक्स कर दिए, या एक ही सेंटेंस के अंदर आपने सिंगुलर भी कर दिया प्लूरल भी कर दिया। ठीक है, अगर आपने अहमद एंड अली है तो ठीक है, इसका प्रोनाउन होगा दे, इसका प्रोनाउन ही नहीं होगा। ही होगा तो ये तो यार प्लूरल था सब्जेक्ट, आपने तो यहाँ पे सिंगुलर कर दिया। यहाँ सिंगुलर होगा आपने प्लूरल कर दिया। तो ये बड़े इश्यूज आते हैं, ये बिल्कुल बेसिक इश्यूज हैं जो एग्जामिनर कभी भी आपको टॉलरेट नहीं करेगा अगर आपके ये इश्यूज आएंगे तो आप जितना हो सके, मैंने आपके साथ बुक शेयर किया हुआ है, इंग्लिश ग्रामर इन यूज रिमेंबर, जितना हो सके आप वो उस बुक को स्टडी करें, ब्लू बुक ऑफ ग्रामर एंड पंक्चुएशन उसको स्टडी करें, एलिमेंट्स ऑफ स्टाइल उनको भी स्टडी करें। और दूसरा ये कि फ्रॉम प्रेजेंट पास्ट टेंस टू प्रेजेंट या प्रेजेंट टेंस टू पास्ट टेंस मतलब वाइस वर्सा, तो एक ही सेंटेंस में आप पास्ट टेंस एंड प्रेजेंट टेंस नहीं लिख सकते। हाँ, यहाँ पे एक और चीज है कि प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस हम लिखते हैं। ठीक है, तो जब कंडीशनल लिखते हैं, इस तरीके के सेंटेंसेस लिखते हैं तो उसमें प्रेजेंट एंड फ्यूचर एक अलग है, मगर पास्ट एंड प्रेजेंट कभी भी, प्रेजेंट एंड पास्ट वाइस वर्सा, ये कभी भी हम एक ही सेंटेंस में नहीं लिखते। हम किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे कि मैं कल ये कर रहा था, ठीक है, कर वो बात माजी की करते करते आप प्रेजेंट में कैसे हो गए। ठीक है, तो ये जो है आपने, ये यहाँ पे तो मैंने थ्योरेटिकल लिखी हुई है, जब हम आपकी इवेल्युएशन पे आ जाएंगे आपको होमवर्क देना मैं शुरू कर दूंगा। सुमेरा, आपका होमवर्क में माजरत के साथ चेक नहीं कर सका, भूल गया था। कल आपने एक जरूर रिमाइंडर मुझे देना है, बहुत सारे काम होते हैं तो उनमें से बंदा उलझ जाता है। तो फ्रॉम एक्टिव वाइज टू पैसिव वाइज एंड वाइस वर्सा, सिंगुलर टू प्लूरल एंड पास्ट टेंस टू प्रेजेंट टेंस, या जो भी है आप उनको वाइस वर्सा भी कर दें, तो ये कभी भी आप एक सेंटेंस में नहीं लेके आ सकते। ठीक है, अगर आप ये लेके आएंगे तो फिर आपके इफेक्टिव सेंटेंसेस नहीं बनेंगे, वो सिर्फ ड्रीम ही बनेगा। ठीक है, तो आपका ये जो हमेशा आपको डिमोटिवेट करता है वो चीज़, जब आपको अच्छी मार्क्स नहीं मिलती, जो इवेल्युएट करता है आपका कोई कंपोजिशन, आपका कोई राइटर, या आपकी गलतियां बहुत सारी निकलती हैं, एक बंदे ने अटेम्प्ट दिया है फिर भी अब उसके राइटअप से ग्रामर की गलतियां निकली, तो वो बंदा तो ट्रॉमा में चला जाएगा कि यार कि मैंने अभी पेपर दिए हैं, अब उनमें पता नहीं मैंने कौन कौन सी गलतियां की हैं। तो ये बड़े इश्यूज होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप सेटबैक से, आप शॉक से बचे रहें, तो फिर आपके लिए ये बड़ा माना रखता है। तीसरी पॉइंट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर हम देखें तो होता है एम्फोसिस। अब हम एम्फोसिस किस तरीके से मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें एम्फोसिस हम यूज क्यों करते हैं। जिस तरीके से हम रोजमर्रा की जिंदगी में बात करते हैं तो कुछ चीजों पे हम क्या करते हैं, बड़ा एम्फोसाइज करते हैं कि अगर हम किसी को कोई टास्क डेलीगेट कर रहे होते हैं तो उसको बता दें कि भाईजान ये काम करना है, थोड़ी देर बाद हम उसको फिर रिमाइंडर देते हैं कि ये लाजिम आपने करना है। ठीक है, फिर थोड़ी बार भी कहते हैं कि यार भूल नहीं जाना मैंने जो आपको काम कहा है आपका, मतलब बार बार रिपीटेशन। तो राइटिंग में भी हम एम्फोसिस मेंटेन करते हैं इसी तरीके से। ठीक है, और दूसरा ये कि हम क्लाइमेक्स के थ्रू एंड और पोजीशन के थ्रू, अब सबसे पहले हम आते हैं पोजीशन पे। अब एक सेंटेंस में तीन पोजीशंस हैं, ये पूरा सेंटेंस है, इसमें तीन पोजीशन है, एक फर्स्ट पोजीशन है, मिडिल पोजीशन है और लास्ट पोजीशन है। फर्स्ट पोजीशन में यूजुअली सब्जेक्ट होता है जो भी हो। ठीक है, जब सब्जेक्ट, मैंने आपको कहा कि जब हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस होता है। जब आप किसी चीज को फर्स्ट पोजीशन पे लेके आए
या लास्ट पे लेके जाएं तो वो कोई ना कोई सिग्नल देगी। तो जो मोस्ट एम्फेटिक पोजीशन है वो लास्ट पोजीशन है, और जो सेकंड एम्फेटिक पोजीशन है वो फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड एम्फेटिक पोजीशन। और जो वीक एम्फेटिक पोजीशन है वो हमारी मिडिल पोजीशन है। अगर आप किसी चीज को आखिर में लिखते हो तो इट मीन्स के वो ज्यादा, उस पे आपने एम्फसाइज कर दिया है। अगर किसी चीज पे आप पहले लिखते हो तो मतलब आप उसको भी एम्फसाइज किया है, ठीक है, मगर एज कंपेयर टू द लास्ट पोजीशन उसके मुताबिक ये कम है, ठीक है। लास्ट में लिखते हो तो मतलब आपने बहुत ज्यादा उसको एम्फसाइज किया है, तो बेहतर है कि आप उस पे ज्यादा, आप चाहते हैं कि उस पे ज्यादा लोगों का अटेंशन आ जाए। वो किस तरीके से, यहाँ पे देखें, यू शैल बी कॉल्ड अ लायर इन ऑल प्रोबेबिलिटी, तो ये बीच में, ठीक है। यू शैल बी कॉल्ड इन ऑल प्रोबेबिलिटी लायर, आखिर में हमने बिल्कुल कहा, आखिर वाला पॉइंट हमेशा याद भी रहता है। तो यू शैल बी कॉल्ड इन ऑल प्रोबेबिलिटी से एम्फोसिस दिया, आगे हम गए अ लायर। या अगर आप इसको पहले लिखें, अ लायर यू शैल बी कॉल्ड इन ऑल प्रोबेबिलिटी, तो इस बीच वाले से तो ये ज्यादा एम्फसाइज होता है, क्योंकि हमने सब्जेक्ट की जगह पहले जो होती है वो यहाँ पे लिखी है, ठीक है। तो हमने ऑर्डर को जो क्या किया है, थोड़ा चेंज किया, उसको शेड़ा है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ क्लाइमेक्स, अब क्लाइमेक्स में ये होता है कि दो चीजें, यहाँ तो आप लीस्ट इंपॉर्टेंट से नीचे से ऊपर जाएं, यहाँ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट से नीचे है। हम यहाँ पे ज्यादातर ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला काम है वो पहले करते हैं, क्योंकि हमारे पास एक तो टाइम कम होता है, दूसरा स्पेस कम होता है। अगर हम कहते हैं कि हमारा टाइम कम भी हो जाए तो जो लीस्ट इम्फेक्टिक, ठीक है, या लीस्ट इंपॉर्टेंट चीजें थी वो रह जाए, काम वाली चीजें हो ही जाए। ऐसा ना हो कि काम वाली चीजें आखिर में रखी हो, टाइम नहीं बचा, तो ये तो नहीं होगा। ड्यूरिंग हिज स्टे विद द क्लब ही सर्व्ड एज अ प्रेसिडेंट, ठीक है, सेक्रेटरी, ट्रेजरर एंड वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद वीपी, उसके बाद सेक्रेटरी, उसके बाद ट्रेजरर। तो बेहतर है कि लिखें कि ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे विद द क्लब ही सर्व्ड एज अ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर। मिसाल के तौर पे आप अगर कहें कि सर सैयद अमन खान ने ये काम किए, वो काम किए, ये किया, वो किया, कोई उसने सब जज की जॉब आप भूल गए तो मैटर नहीं करता। मगर आप ये अलीगढ़ वाला जो उसकी तहरीक थी, एजुकेशनल मूवमेंट, इंस्टीट्यूशन था, वो भूल जाएं और वो सब जज वाला लिखें, वो यार क्या माना रखता है। एक बंदा 22 ग्रेड में एक फेडरल सेक्रेटरी बना है, चीफ सेक्रेटरी 21वें ग्रेड तक बना है, आप कहें कि ही सर्व्ड एज असिस्टेंट कमिश्नर हूँ, यार ये जो आगे इतनी टॉप पोजीशंस पे, बेहतर तो ये कि उसकी हाईएस्ट पोजीशन डिफाइन करें, ठीक है। कोई स्पीकर आया, आप उसकी सबसे पहली पोजीशन वाला डिफाइन करें, तो माना नहीं रखेगा, ठीक है। तो हमेशा एम्फसाइज करने के लिए आपने क्या करना होता है कि क्लाइमेक्स मेंटेन करना होता है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ क्लाइमेक्स हमेशा उस बंदे के ऊपर या किसी भी आइडिया के ऊपर जिसको भी आप डिस्कस करना चाहते हो उस पे एम्फोसिस लेके आता है। उसके बाद होता है रिपीटेशन, ठीक है, द डॉग। अब रिपीटेशन मैंने आपको पहले भी एक उर्दू में एग्जांपल दिया, तो उसी तरीके से हम क्या करते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स पे एम्फसाइज करते हैं। एक चीज को जब आप बार बार रिपीट करते हैं तो फिर लोग भी उस पर अटेंशन देना शुरू करते हैं। द डॉग वॉज हिज ओनली फ्रेंड, हिज ओनली कंपेनियन, हिज ओनली कॉन्फिडेंट एंड हिज ओनली एयर। आप देखें यहाँ पे हिज ओनली, हिज ओनली एंड हिज ओन, बार बार आप डॉग के लिए करेंगे हिज ओनली फ्रेंड, हिज ओनली कंपेनियन, हिज ओनली कॉन्फिडेंट, हिज ओनली एयर। तो मतलब ये डॉग ही इसकी जिंदगी का कुल सरमाया था, इससे मुराद तो यही मिल रहा है, ठीक है। अगर आप कहें कि द डॉग वाज हिज फ्रेंड, कंपेनियन, कॉन्फिडेंट एंड हियर, अब उसको कंपेयर करें इसके साथ, तो आपको खुद भी फील हो रहा होगा कि वाकई यार इस पे ज्यादा एम्फोसिस हो रहा है कि इसका जिंदगी का, आखिरी जिंदगी का, ठीक है, कुल सरमाया कुत्ता ही था, डॉग था।
ठीक है। तो अब यहाँ पे द इम्पोर्टेंस ऑफ डॉग इन दैट पर्सन्स लाइफ आप अंदाजा कर सकते हैं वो कितनी है। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अब आप कहेंगे सर ये क्यों यूज होंगे। आप इतना ऐसे लिखेंगे, बहुत सारे एलिमेंट्स पे आप एम्फसाइज करेंगे कि ये चीज है, ये इस तरीके से। ठीक है। तो उस तरीके से आपने अपने राइटिंग में उतार चढ़ाव लेके आएंगे। ठीक है, उसको बड़ा ही खूबसूरत बनाएंगे। ठीक। मैं अगर कहूँ कि मेरी जो सीएसएस के लिए जो मोटिवेशन ये थी कि मैं बस ठीक है एक अच्छी नौकरी। अगर मैं कहूँ कि द सिंगुलर मोटिवेशन, ये जो एडजेक्टिव भी हम यूज करते हैं, द सिंगुलर मोटिवेशन मतलब वही एक ही मोटिवेशन, अगर मैं सबको सम अप करूँ एक मोटिवेशन, तो वर्ड्स जो होती हैं, ठीक है, वो आप बड़ा रोल प्ले करते हैं कि किसी चीज में टोन मेंटेन करने के लिए। ठीक है, कल हमने वोकेबलरी भी देखी थी, तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि हमने किस तरीके से टोन वगैरह को लेके चलना है। ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि कुछ और एरर्स में हैं जिनको हम अवॉइड करेंगे। ठीक है। अब वो एरर्स कौन से हैं। सबसे पहले अक्सर हम गलती करते हैं, ऑर्डर ऑफ क्लाइमेक्स का मुराद ये है कि दो चीजें होती हैं, या तो लीस्ट से इंपॉर्टेंट जाएं और लीस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट पे जाएं, या मोस्ट इंपॉर्टेंट से लीस्ट पे जाएं। ठीक है। अब एक बंदे ने प्रेसिडेंट भी सर्व किया, प्रेसिडेंटशिप भी की, वाइस प्रेसिडेंटशिप भी की, सेक्रेटरीशिप भी की, ट्रेजररशिप भी की, तो उसकी जो हाईएस्ट पोजीशन है उसको पहले ली। अभी मिसाल के तौर पे यूसुफ रजा गिलानी है, अभी क्या है, सेनेट। अनफॉर्चुनेटली आज इंटरनेट का थोड़ा इशू आ रहा है, मगर हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अच्छे तरीके से इस क्लास को। जी। तो अब हम आ रहे थे कि एरर्स टू बी अवॉइडेड, कौन सी एरर्स हैं जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहले सेंटेंस फ्रेगमेंट्स। सेंटेंस फ्रेगमेंट से ही मुराद आपको फील हो रहा होगा कि फ्रेगमेंट हम उस चीज को कहते हैं जो इनकम्प्लीट। और उसके बाद है रन ऑन सेंटेंसेस। रन ऑन सेंटेंसेस क्या है, वन बाय वन हम जिक्र करेंगे। इसमें एक फ्यूज सेंटेंसेस होते हैं, दूसरा कामा फॉल्ट या कामा स्प्लिस के सेंटेंसेस होते हैं। तीसरी पॉइंट होती है मिसप्लेस्ड एंटेंगलिंग मॉडिफायर्स। मॉडिफायर्स का काम होता है कि किसी मीनिंग में जो है उसको और
उसमें क्लियरिटी लेके आए। मगर मिसप्लेस्ड जो मॉडिफायर्स होते हैं, जो डैंगलिंग मॉडिफायर्स होते हैं, वो मीनिंग में और कंफ्यूजन लेके आते हैं। ठीक है। एरर्स टू बी अवॉइडेड में सबसे पहले आता है अ सेंटेंस फ्रेगमेंट एज अ फ्रेज टेल्स यू इज लेस देन अ सेंटेंस। वो सेंटेंस का मुराद ये होता है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अ कंप्लीट सेंस, ठीक, कंप्लीट मीनिंग। ठीक। बेसिक ग्रामर के मेरे इससे रिलेटेड यूट्यूब पे वीडियोस लाजिम पड़े हैं, किसी को चाहिए अगर नहीं मिले विजन एकेडमी पे तो मुझे ज़रूर मैसेज करें, आई विल हेल्प यू टू फाइंड आउट। A sentence fragment is less than a sentence. It is a fragment because it lacks a subject or verb or because it does not express a complete thought. हो सकता है इसके पास सब्जेक्ट हो, वर्ब ना हो। ठीक है। सब्जेक्ट ना हो, वर्ब हो। ठीक है। दोनों हो, फिर भी कोई सबॉर्डिनेट उसके साथ लग गई हो। ठीक है, कंजक्शन। तो मतलब ये है कि कंप्लीट थॉट ना देता हो, सब चीज बराबर हो फिर भी कंप्लीट मीनिंग ना दे। तो जैसे हमने कल देखा था कि दिस इज सच हेवी चेयर, तो आपका द न्यूज इज टू वंडरफुल। तो इस तरीके से ये क्या है, कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहे थे, फिर हमने उनको क्लियर किया, ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन उनकी प्रॉपर की। तो यहाँ पे भी देखें, आज नेट थोड़ा वीक है, रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। हम कोशिश करेंगे कि वीकेंड पे वैसे तो क्लास नहीं होता, अगर पॉसिबल हुआ तो वो भी अरेंज करेंगे, क्योंकि मंडे वाले दिन नहीं हुआ था। माई नेबर बीइंग अ टिपिकल बिजनेसमैन, ठीक, हु प्राइड्स हिमसेल्फ ऑन हिज एफिशिएंसी। माय नेबर, ठीक है, बीइंग अ टिपिकल बिजनेसमैन प्राइड्स हिमसेल्फ ऑन हिज एफिशिएंसी। हु अगर ना दें तो सेंटेंस कंप्लीट हो जाता। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि हु लगा हुआ है तो ये सबऑर्डिनेट बना हुआ है और इसका इंडिपेंडेंट क्लास मिसिंग है, तो ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। सब्जेक्ट भी है, वर्ब है, वर्ब यहाँ पे गुम हो जाता है। हु को खत्म किया, वर्ब जाहिर हो गया। यहाँ पे देखें, देयर आर टू, माय नेबर बीइंग अ टिपिकल बिजनेसमैन, ठीक है, इस पे कामा ना ही दे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। बिकॉज देर आर टू कंप्यूटर्स ऑन हिज डेस्क, अब बिकॉज को आप खत्म कर दें। ठीक है। तो देर आर टू कंप्यूटर्स ऑन हिज डेस्क कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। अब जब आपने बिकॉज लगा दिया तो इसको सबऑर्डिनेट क्लास बना दिया, तो यहाँ पे फिर इसका इंडिपेंडेंट क्लास कहाँ पे? ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लास या मेन क्लास वो तो मिसिंग है, तो उसको या तो फिर बिकॉज रिमूव करें तो ये खुद ही सिंगल क्लास बन जाएगा, इंडिपेंडेंट क्लास। तो इस तरीके से आपने क्या करने हैं, एरर्स अपने अवॉइड करने। ठीक है। ये फ्रेगमेंट्स के जितने भी इश्यूज हैं आपके हल हो जाएंगे। डिपेंडेंट फ्रेगमेंट जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, जिसके साथ आपने सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगा दी, अमी वाज टायर्ड, सिंस आपने लगा दिया तो फिर इसको डिपेंडेंट बना दिया, वरना ये तो कंप्लीट था। व्हेन द पोस्टमैन अराइव, व्हेन को रिमूव करें तो द पोस्टमैन अराइव कंप्लीट दे रहा है, जब ये आपने लगा दिया तो ये इसको डिपेंडेंट बना रहा है। आई हैड स्विच्ड ऑफ द लाइट आफ्टर, ठीक है, ये इसको डिपेंडेंट बना रहा है। ठीक है। आई हैड स्विच्ड ऑफ द लाइट। तो अब जब आपने इनको डिपेंडेंट बना दिया तो इन सब का इंडिपेंडेंट क्लास, जिसको हम मेन क्लास भी कहते हैं, वो मिसिंग है। जब हम वो देंगे तो फिर पूरा हो जाएगा। या तो फिर इनके जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन हैं आप वो रिमूव करें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनने से तोबा, फिर सिंपल क्लास ही बना दें। ठीक है। मगर ये कि आपने लर्न तो करना है ना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बिना भी तो आप ऐसे नहीं लिख पाएंगे, उनके बिना आपकी प्रेस ही नहीं हो पाएगी, आप कंसाइज राइटिंग किस तरीके से करेंगे? तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप इस पे जरूर काम करें। सिंस अमी वाज टायर्ड, ठीक है, शी टुक अ नैप। अब ये आप देखें कि हमने इसको इंडिपेंडेंट क्लास दे दिया है, सेंटेंस पूरा हुआ। ठीक है। व्हेन द पोस्टमैन अराइव्ड वी हैंडेड हिम लेटर्स, इंडिपेंडेंट क्लास दे दी। देयर वाज लाउड नॉकिंग ऑन द डोर, फ्रंट डोर, आफ्टर आई हैड स्विच्ड ऑफ द लाइट, यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लास दे दिया। पहले दें या आखिर में कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले डिपेंडेंट देंगे तो फिर कामा देंगे, इंडिपेंडेंट देंगे, या पहले इंडिपेंडेंट देंगे तो फिर कामा नहीं देंगे। ठीक है।
इंक एंड टू एंड टू फ्रेग इंक। अभी यहाँ पे देखें, होपिंग टू बाय थिंग्स चीपली। ठीक, यहाँ पे देखें, अगर सिर्फ ये लिखेंगे तो कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा। पुअर पीपल ऑफन गो टू द संडे बाजार। ठीक है, तो ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये फ्रेगमेंट है, ये डिपेंडेंट है, इन दोनों को मिक्स कर दें। होपिंग टू बाय थिंग्स चीपली, फुल स्टॉप कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, टू लूज वेट इज द, ठीक है, फ्रेगमेंट। तो अभी यहाँ पे अगर ये फ्रेगमेंट है तो हम क्या करेंगे, और ये इंडिपेंडेंट है, तो हम ये करेंगे कि दोनों को मिला के एक सही तरीके से करेक्ट सेंटेंस लिख लेंगे। ठीक है, द लेडीज जॉग थ्रू द पार्क टू लूज वेट, फुल स्टॉप भी खत्म, टू लूज वेट। ठीक है, डिपेंडेंट आगे आ गया तो कामा खत्म। या टू लूज वेट कामा देके फिर द लेडीज जॉग थ्रू द पार्क। तो ये इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपके राइटिंग के बहुत सारे इश्यूज आहिस्ता आहिस्ता ऑलमोस्ट जो है खत्म हो जाए। हो सकता है किसी में सब्जेक्ट ना हो या verb हो या verb ना फॉर फूड, यहाँ पे सब्जेक्ट कहाँ पे है? इस सेंटेंस को तो सब्जेक्ट ही नहीं दिया, ऐसे ही फ्री राइटिंग कर दी। द पुअर वुमेन इज अ सिंगुलर, तो यहाँ पे कोई प्रोनाउन दे दें। देन, ठीक है, बट देन शी हैड लिटिल मनी लेफ्ट ओवर फॉर फूड। ठीक है, द पुअर वुमेन पेड ऑल हर यूटिलिटी बिल्स बट दिया, दो सिंपल क्लासेस इंडिपेंडेंट क्लास हो गए। ठीक है डियर, मैं ये कह रहा हूं कि आप देखें इस सेंटेंस को, ये सेंटेंस पूरा बना हुआ है। द पुअर वुमेन सब्जेक्ट है, पेड वर्ब है, ऑल हर यूटिलिटी बिल्स कॉम्प्लीमेंट हो गया, बट देन हैड लिटिल मनी लेफ्ट ओवर, लेफ्ट वर्ब हो गया फॉर फूड। तो यहाँ पे उसका सब्जेक्ट कहाँ पे, यूटिलिटी बिल्स पे किए, तो किसके पास पैसे कम रहेंगे फूड के लिए? पुअर वुमेन। अब पुअर वुमेन बार बार रिपीट नहीं करेंगे तो शी तो देना। आपने दोनों सिंपल सेंटेंसेस लिखे सिंपल क्लास के साथ। अगर आपको शौक है कि सब्जेक्ट ना दूं तो फिर इसको मिक्स कर दें, कामा देके बट देन हैड लिटिल मनी। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ कर दें। द नर्स हेल्ड अ स्माइलिंग बेबी, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट होगा। देन पोस्ट फॉर फोटोग्राफर्स, ठीक है, ठीक है, पोस्ट किया तो वो सब्जेक्ट कहाँ पे भाई, हु पोस्ट, नर्स किया ना, तो शी कहाँ पे? ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको बाजार तो कोई गलती नहीं लग रही, मगर कोई चीज मिसिंग है। जब कोई एक्सपर्ट एवेलुएट करेगा तो उसको तो ये चीजें पॉपअप होंगी आगे, आपके सामने नजर नहीं आ रही, मगर वहां पे उसके सामने ये चीजें हाईलाइटेड होकर नजर आएंगी। ठीक है, उसका इतना तजुर्बा है। तो हमने इसको इस तरीके से किया, द पुअर वुमेन पेड ऑल हर यूटिलिटी बिल्स बट शी हैड लिटिल मनी, ठीक है, लेफ्ट ओवर फॉर हर फूड। द nurse held a smiling baby, then she posed for the photograph, she भी दे दी। तो ये अभी सेंटेंसेस इंप्रूव सेंटेंसेस हैं और ये बेहतरीन है। ठीक है, अभी आप इसको यहाँ पे फुल स्टॉप खत्म करके बट इस तरीके से करके दोनों सिंपल को आप कंपाउंड भी कर सकते हैं। ये कंपाउंड हो गया, यहाँ पे भी दे। ठीक है, तो ये भी कंपाउंड बन गया। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब फ्यू सेंटेंसेस एंड कॉमा फॉल्ट या कॉमा स्पेलिंग की गलतियां बिल्कुल ही आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सिर्फ 1 मिनट आप यहाँ पे ध्यान दें। फ्यूज सेंटेंसेस से मुराद क्या होता है? फ्यूज मतलब मिक्स होना, मिल जाना। फ्यूज सेंटेंसेस से मुराद ये होता है कि दो सिंपल क्लासेस हैं, ठीक है, और क्लास टू
हमने उनको मिला दिया विदाउट एनी ग्रामेटिकल, ठीक है, तो ये गलत हो जाता है। उनको हम कहते हैं फ्यूज सेंटेंसेस। इट वाजंट हिज आइडिया, यहाँ पे सेंटेंस एक पूरा हो रहा है। ही शुड हैव नोन बेटर देन टू डू, या तो यहाँ पे फुल स्टॉप दो भाई और ही को कैपिटलाइज करो, या इसको कंपाउंड बनो, इट वाजंट हिज आइडिया, ठीक है, कामा, ठीक है, बट ही शुड हैव नोन बेटर देन टू डू इट। या और इसको अल्दो सबऑर्डिनेट कंजक्शन देने, इट वाजंट हिज आइडिया, कामा, ही शुड हैव नोन बेटर देन टू डू इट। पहला सिंपल हो गया, दो सिंपल क्लासेस, दूसरे कंपाउंड हो गया, तीसरा कॉम्प्लेक्स हो गया। तो किसी भी तरीके से आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले इसको फुल स्टॉप देके करेक्ट किया है, बिल्कुल। आप ये कह रहे हैं कि सर सेमी कोलन आएगा या नहीं आएगा, इसको हम होल्ड करते हैं, फिर इस पे आएंगे कि आएगा या नहीं आएगा। आगे चलते हैं, थोड़ा आपको दूसरे सेंटेंस पे फिर यहाँ पे आइडिया हो जाएगा कि सेमी कोलन कहाँ पे देंगे। ये भी मेथड है। यहाँ पे हम दूसरा ये पार्ट कर लें, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, फिर आप खुद बताएंगे कि यहाँ पे सेमी कोलन आएगा या नहीं आएगा। इट्स इजी टू बिगिन स्मोकिंग, यहाँ पे पूरा हो, इट्स मच बेटर। और ये जो इट्स है, मैं बता रहा हूँ, कामा नहीं आएगा। सिर्फ जो मैं बोल रहा हूँ उसको फिर समझते जाएं, ठीक है, जो जितना बता रहा हूँ एडवांस होंगे वो चीजें आगे भूल, मतलब वो आपका वो नहीं बनेगा टोन। फुल स्टॉप देके आप इस तरीके से करें, इट्स मच शॉर्टर, एक तरीका ये हो गया। टू सिंपल क्लासेस बन गए, ठीक है, क्लास वन एंड क्लास टू बन गया। दूसरा तरीका यहाँ पे लिखा हुआ है, कंपाउंड किया है, बट इट्स मच हार्डर टू डू इट, ठीक है। कामा दिया है मगर ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन दिए, सिंपल कामा से सेपरेट भी नहीं करना, ठीक है। ये भी नहीं कि आप सिंपल कामा दे देते, ये कामा फॉल्ट आगे 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 पढ़ेंगे तो उसकी गलती हो जानी थी। तो दूसरा हमने कंपाउंड बना दिया इसको। तीसरा ये है कि अल्दो, ठीक है, या कोई और करें, येट कर दें, जो भी कर दें, अल्दो इट्स इजी टू बिगिन स्मोकिंग, इट्स मच हार्डर टू क्विट। तीसरा तरीका यह कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन देके कॉम्प्लेक्स बना दिया। उसके बाद आप सेमीकोलन भी दे सकते हैं, ठीक है। अब सेमीकोलन किस तरीके से आप देंगे यहाँ पे, तो अब वो हम देखते हैं कि सेमीकोलन आप किस तरीके से देंगे, दे भी सकते हैं या नहीं दे सकते। अब सब्जेक्ट कौन सा है, इट इज, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है, इट इज, तो यहाँ पे सेमीकोलन दे सकते हैं। सेमीकोलन उन दो क्लासेस के बीच में आएगा, दो तीन चार जितने में, जिनके सब्जेक्ट हमेशा सेम। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। अभी असलम मुझे आप खुद लिख के बताएं, अगर आप हैं यहाँ पे तो। यहाँ पे इट है सब्जेक्ट, इट किसी लिविंग थिंग के लिए तो नहीं हुई, ठीक। इट वाज, ये तो जनरल है, ठीक है। इट वाजंट हिज आइडिया, ठीक है, तो ये आइडिया को ही रेफर कर रहा है, ठीक है, रेफरेंस टू। ही शुड, अब ये दोनों सब्जेक्ट एक जैसे हैं तो फिर सेमीकोलन लगा दें, अगर नहीं है तो फिर सेमीकोलन नहीं लगेगा यहाँ पे। अब मुझे आप सब बैठे हुए हैं, मुझे बताएं कि यहाँ पे सेमीकोलन लगेगा या नहीं लगेगा। जी, और नीचे वाले में लगेगा या नहीं लगेगा इसमें। हाँ, अभी आई होप के सेमीकोलन पंक्चुएशन इंशाल्लाह प्रेसेंट एंड कंपोजिशन में वैसे भी करेंगे, तो अभी आपको आइडिया हो गया कि अब सेमीकोलन कहाँ पे हम सेंटेंसेस के बीच में यूज कर सकते हैं, ठीक है। बेहतरीन हो गया, आगे चलें। इसी तरीके से ये एग्जाम्पल भी है, यहाँ पे हमने इसको कोऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगा दी, ठीक है। यहाँ पे आप मुझे बताएं क्या सेमीकोलन लगेगी या नहीं लगेगी, सोचना, ठीक है, अच्छे तरीके से। मैं सेंटेंस पढ़ता हूं उसके बाद। सम वर्कर्स एट द फैक्ट्री हैव बीन लेड ऑफ, यहां तक। अदर्स आर नर्वस, फुल स्टॉप भी लगेगा, कंपाउंड भी बनेगा, कॉम्प्लेक्स भी बन सकता है। मुझे ये बताएं सेमीकोलन लगेगा या नहीं लगेगा। एक सब्जेक्ट ये है वर्कर्स, दूसरा ये है
अदर्स से मुराद मतलब अदर वर्कर्स, मतलब दोनों वर्कर्स हैं, लगेगा या नहीं लगेगा? दोनों वर्कर्स हैं, सेम सब्जेक्ट है, तो लगेगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते थे। तो आई होप कि अभी सेमीकोलन वाला तो इशू बैठे बैठे ही आपका रिजॉल्व हो गया। हम्म। दूसरा इशू आता है कॉमा स्प्लाइस का, यहाँ इसको हम कॉमा फॉल्ट भी कहते हैं। अभी जिस तरीके से दो सिंपल क्लासेस थे उनको हमने मिक्स कर दिया था, कोई रूल से सेपरेट नहीं किया, तो इसमें क्या करते हैं कि हम दो क्लासेस को सिंपल कॉमा से रिपीट सेपरेट करते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर में ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को वे सिंपल कॉमा सेपरेट करेंगे, ये हो नहीं सकता। हाँ, कॉमा के बाद आप कोऑर्डिनेट कंजक्शन लगाएं या सबऑर्डिनेट क्लास एंड इंडिपेंडेंट क्लास बनाएं। आप मतलब ये है कि दो पूरे सिंपल क्लासेस हों, इंडिपेंडेंट क्लासेस हों, उनको सिंपल कॉमा से सेपरेट करें, कोई कोऑर्डिनेट कंजक्शन ना दें या कोई सबऑर्डिनेट कंजक्शन ना लगाएं, तो ये नहीं हो सकता। उसको कहते हैं कॉमा फॉल्ट की रहे, मतलब फाल्टी कॉमा देना दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को ज्वाइन कर। इट इज नियरली 5:30, वी कैन नॉट रीच टाउन। कामा के बाद अगर आप कोई कोऑर्डिनेट कंजक्शन दे देते सो एंड, ठीक है, तो फिर सही था। समझ में आ रहा? ये अब कामा क्यों देते हैं, ये एलिमेंट ऑफ स्टाइल आपने पढ़ना है, वहां से आपको इंशाल्लाह। अब ये बेसिक जब आपकी गलतियां खत्म हो जाएंगी, आप कितना अच्छा मोटिवेट करेंगे जब एग्जामिनर आपकी ये गलतियां देखेगा कि यार है नहीं, और पूरा पेज पे आपकी कोई एरर ना आए, पहले 2-3 पेजेस पे इवेल्युएट कराएं, आप कितना मोटिवेट होंगे और मेहनत करने पे दिल करेगी। डिवाइड द कामा स्प्लाइस इनटू टू सेंटेंसेस, इसको सेट करने का वही सेम तरीकेकार है जो फ्यूज का है। या तो इनके दो इंडिपेंडेंट क्लास बनाएं, ठीक है, या तो इसको कंपाउंड सेंटेंस बनाएं या तो इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएं, आपकी मर्जी है। वो इसी तरीके से, अगर इस तरीके से कोई सेंटेंस हो उसमें कामा दिया हो, तो आप क्या करेंगे, या तो उसको फुल स्टॉप दें, ठीक है, या तो उसको जो है आप कंपाउंड सेंटेंस बना दें इस तरीके से, ठीक है, या इसको आप अल्दो दें, अल्दो सर इज ऑलवेज नर्वस अबाउट टेस्ट, कामा दें हिज, ये डिपेंडेंट क्लास बन गया, इंडिपेंडेंट क्लास का। अब ये नहीं कहना कि सर ये आपने तो कामा के साथ मिला दिया, नहीं भाई, ये तरीकेकार ही ऐसा है, ये तो सबऑर्डिनेट क्लास है इंडिपेंडेंट क्लास को बनाने का, ठीक है। अगर इसको इंडिपेंडेंट को पहले लेके आओ, सबऑर्डिनेट को बाद में, तो ये कामा भी बीच से निकल हो जाएगी, क्योंकि सबऑर्डिनेट कंजक्शन इनको फ्यूज कर देगी फिर। तो अब कामा फॉल्ट हो या फ्यूज सेंटेंसेस हो, इनको बनाने का एक ही तरीकेकार है, ठीक है। अब मुझे ये बताएं, इनमें सेमीकोलन आ सकता है शायद और उसके ग्रेड्स के बीच में? मुझे ये बताएं कि यहाँ पे क्या कोलन सेमीकोलन आ सकता है? जी गाइस, सेमीकोलन दे सकते हैं? अच्छा, आपको क्या शायद इंसान है, पर्सन है, क्या ग्रेड्स में पर्सन होते हैं क्या? ये पर्सन है, ये शायद है, मुझे ये बताओ। अगर ये शायद है, हिज ग्रेड्स शायद को प्रोनाउन रेफर कर रहा है, तो फिर ठीक है, सेमीकोलन लगा दें, ठीक है। हाँ, इस तरीके से होता है, शायद इज ऑलवेज नर्वस अबाउट टेस्ट, फुल स्टॉप, ही यूजुअली परफॉर्म बेस्ट इन द क्लास। तो ही फिर मैं कहता कि शायद को रिफर कर रहा है, तो फिर सेमीकोलन लगाए। मुझे ये बताएं, हिज ग्रेड शायद को तो रिफर नहीं कर रहे, उसकी परफॉर्मेंस को कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेमीकोलन आ सकता है। दोनों डिफरेंट सब्जेक्ट्स नहीं नजर आ रहे अब? दोनों डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। तो ये आपने एरर्स को थोड़ा जब स्टडी करेंगे, एलिमेंट्स ऑफ स्टाइल में बार बार आपको बुक बताऊंगा, रिपीटेशन इस वजह से करूं ताकि आपके ऊपर एम्फोसिस हो कि यार ये करना है। एलिमेंट ऑफ स्टाइल अगर आप अपनी चाहते हैं कि अपनी आपकी राइटिंग इफेक्ट हो, ये गलत, ये वैसे मैं नहीं रखता था क्लास, ये इस पेरेंट्स की जब मैंने वीकनेसेस देखी, तो ये गलतियां वैसे इस लेवल पे होनी नहीं चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से
यहाँ पे आपने देखा। अब उसके बाद आता है डेंगलिंग मॉडिफायर। मॉडिफायर में एडजेक्टिव में मॉडिफायर्स हैं, एडवर्ब्स में मॉडिफायर्स हैं। एडजेक्टिव्स नाउन को क्वालिफाई करते हैं, एडवर्ब्स वर्ब्स को, एडवर्ब्स को एंड एडजेक्टिव्स को। ठीक है। तो डेंगलिंग मॉडिफायर का एक ही काम होता है कि काम बनाने के चक्कर में बिगाड़ देना। मॉडिफायर क्या करता है? क्लियरिफाइज करता है मीनिंग को। ये क्या करता है? कंफ्यूज करता है मीनिंग। आया था काम बनाने और खराब करके चला गया। ठीक है। यहाँ पे देखें, हैविंग, ये थोड़ा, अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो छोड़ दें इसको, थोड़ा ध्यान दें। आपका यह मसला हमेशा हमेशा के लिए ये भी हल हो जाए इधर ही, वरना ये भी चलता रहेगा। हैविंग फिनिश्ड द असाइनमेंट, द टीवी वाज ट्रेंड ऑन, ये सब्जेक्ट है। मुझे ये बताएं, मिसाल के तौर पे, असाइनमेंट जो इसने पूरी की वो उसका नाम है अली। अली ने अगर असाइनमेंट कंप्लीट की तो टीवी किसने टर्न ऑन की? मुझे ये बताएं। जी, असाइनमेंट अली ने कंप्लीट की है, ये याद रखें। तो टीवी किसने टर्न ऑन की फिर? जी, समझ में आ रही है। तो यहाँ पे हकीकत में यही होना चाहिए, मीनिंग ये होना चाहिए कि असाइनमेंट कंप्लीट करने के बाद, हैविंग फिनिश्ड द असाइनमेंट, अली टर्न्ड ऑन टीवी। ठीक है। मतलब सब्जेक्ट कहाँ पे है यहाँ पे? तो हमें यहाँ पे ये क्लियर नहीं हो रहा कि हु फिनिश द असाइनमेंट एंड हु आफ्टर फिनिशिंग द असाइनमेंट टर्न ऑन द टीवी। यहाँ तो हमने सब्जेक्ट द टीवी लगा दिया। तो टीवी इज नॉट द पर्सन हु फिनिश द असाइनमेंट। ठीक है। तो अब ये है कि हैविंग फिनिश्ड द असाइनमेंट, जिल टर्न ऑन द टीवी। जिल मतलब अली, जो भी। तो मतलब वी हैव टू ट्रेस आउट अ सब्जेक्ट हु फिनिश्ड द असाइनमेंट एंड टर्न ऑन द टीवी। दोनों एक्शंस उसने परफॉर्म किए। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ये डिपेंडेंट क्लास, ये इंडिपेंडेंट क्लास। पहले उसने असाइनमेंट कंप्लीट की, उसके बाद टीवी रना। हैविंग अराइव्ड लेट फॉर प्रैक्टिस, अ रिटन एक्सक्यूज। हैविंग अराइव्ड लेट फॉर प्रैक्टिस, अ रिटन एक्सक्यूज वाज नीडेड। हु अराइव्ड लेट? ठीक है। यहाँ हु नीडेड a written excuse। ठीक है। Having arrived late for practice, the team captain needed a written excuse। अब लेट कौन आया होगा? अगर टीम कैप्टन है तो इट मींस के टीम मेंबर लेट आए होंगे। तो यहाँ पे भी क्लियर हो गया। ठीक है। तो आपने सब्जेक्ट फिक्स करना है। आफ्टर रीडिंग द ओरिजिनल स्टडी, द आर्टिकल रिमेन्स अनकन्विंसिंग। मुझे ये बताएं, कोई भी आप, ए मिसाल के तौर पे अहमद है जिसने आर्टिकल रीड किया। अब ओरिजिनल स्टडी को अहमद ने स्टडी किया, तो एक आर्टिकल को अहमद ने स्टडी किया, तो वो अनकन्विंस्ड रहा। ठीक है। कन्विंसिंग नहीं लगा। वो किसको नहीं लगा? जिसने रीड किया होगा। अहमद है, अली है, मुराद है, ठीक है, मुश्तबा है, सुमेरा है, मरियम है। आफ्टर रीडिंग द ओरिजिनल स्टडी, ठीक है, आई एज अ रिजवान, मैं भी हो सकता हूँ, या अहमद, जो भी, I find the article unconvincing. I am the person who read the original study, then reached to the conclusion that article is unconvincing. तो सब्जेक्ट को जिम्मेदारी तो उठाने दो ना। तो इस तरीके से ये जो होते हैं, ये आप कहेंगे सर मॉडिफायर के, ये मॉडिफायर है ना। ठीक है, पूरा का पूरा फ्रेज। Relieved of your responsibilities at job, your home should be a place to relax. Relieved of your responsibilities at your job, you should be able to relax at home. You are the person, ठीक है, who performed all the responsibility and now you are relieved of them। ठीक है। now you want to relax at home। ठीक है। तो सब्जेक्ट वहां पे आपने जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है यार, तो वो आपने क्या करना है? लिखना है। इस तरीके से ये भी एग्जांपल है। द एक्सपेरिमेंट वाज फेल्यूर नॉट हैविंग स्टडीड द लैब मैनुअल। ठीक है। अब ये मुझे ये बताएं, किसने लैब मैनुअल नहीं पढ़ा? कोई होगा, मोहसिन होगा, अली होगा, फराज होगा,
या एक बंदा होगा या ज्यादा लोग होंगे या पूरी टीम होगी, पूरा क्लास होगा, उन्होंने लैब मैनुअल नहीं पढ़ा तभी एक्सपेरिमेंट फेल्यूर रहा, तो मतलब एक्सपेरिमेंट फेल भी उसने किया है जिसने लैब मैनुअल नहीं पढ़ा। चलो टीम पूरी है कि हमने कहा दे फेल द एक्सपेरिमेंट नॉट हैविंग स्टडीड द लैब मैनुअल, या अली फेल द एक्सपेरिमेंट नॉट हैविंग स्टडीड द लैब मैनुअल केयरफुली। तो अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन हमने सब्जेक्ट बनाने कि these are the people who did not study the lab manual carefully, as a result they failed the experiment। ठीक है, तो हमने उसको यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। मेरा मूड था कि इसको और लेक्चर को आगे ले चलूँ कल, मगर हम इंशाल्लाह बेसिक्स ऑफ पैराग्राफ पे आ जाएंगे। ये हमारा इफेक्टिव सेंटेंस राइटिंग का काम यहाँ पे मैंने बहुत स्लो चलाऊँ, वरना ये एक लेक्चर में ख़त्म करना, मगर मैंने सोचा इसको और आहिस्ता आहिस्ता समझाने में टाइम थोड़ा स्पेंड करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। आपने क्या लिखा है, जब दोनों ऐसी हों और सब्जेक्ट सेम हो, फिर सेमी को, बिल्कुल बिल्कुल मरियम, आपने सही इसको समझा है, बेहतरीन। 3 भी हो सकते हैं, 2 के 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो, मगर सब के सब इंडिपेंडेंट क्लास हो और सबका सब्जेक्ट सेम। ठीक है, और किसी को कोई क्वेश्चन?